चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम बात करने वाले हैं आज आपका यूजीसी नेट पेपर जो हुआ दिसंबर 2022 में, उसके बारे में कि आप लोग ने वहाँ पे क्या गलतियाँ की, ठीक है, और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्या-क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते थे केवल वीडियोस देख के। 50% ऑफ चीज़ें, आपके 50 प्रश्न आपको सीधे-सीधे आपको मिलते थे उन वीडियो से, उन कोर्स के माध्यम से। लेकिन चूंकि आप सीरियस नहीं थे, अच्छे से नहीं किया आपने, इस वजह से आपको दिखाते हैं अभी कौन से वो 50 सवाल थे जो आप वहाँ पे आसानी से वीडियोस अच्छे से कंप्लीट किए होते आपने तो उसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है, पेपर जो था आपका वो टफ था, इसमें नो डाउट। इसलिए आपको यहाँ पे 50% ऑफ ही 50% ऐसे बोल रहे हैं कि 100 में से 50 प्रश्न आपको डायरेक्ट बनने चाहिए थे इन कोर्स वीडियोस से। ठीक है, फिर कुछ सवाल ऐसे थे, 20 से 15-20 सवाल कुछ इस प्रकार से थे कि आपको थोड़ा सा अपना वहां पे आपको दिमाग भी चलाना था कि वहां पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप वहां पे जैसे आपके ए बी सी वाले सवाल आते हैं, ए बी वो वाले सवाल आते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपना मस्तिष्क वहां पे चलाना रहता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो 50% सवाल आपको सीधे सीधे मिलते थे वहां से, एंड कुछ सवाल आपके इस प्रकार से थे और कुछ सवाल ऐसे थे आपके रिसर्च वाली यूनिट से जो थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग की तैयारी में भी आपको कम समय मिला है ना। समय कम होने के नाते 1-1.5 महीना में जितना आपने प्रिपेयर किया, उसके आधार पे अगर आप वीडियोस अच्छे से कंप्लीट किए होते आपने सारे, है ना, कई लोगों ने सारे वीडियोस भी नहीं देखे हैं, तो 50% जो चीजें थी आपकी वहां से आसानी से निकल जाती। मतलब 100 नंबर मिनिमम आपको स्कोर करना चाहिए अगर आपने सारे वीडियोस कंप्लीट किए थे तो। मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 100 नंबर। और 100 नंबर के ऊपर जितना आप लाएंगे 120 130, केवल पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, केवल पेपर 2 की बात हो रही है। ठीक है, लोगों ने इन्हीं वीडियोस से 110 भी लाए हैं, 120 भी लाए हैं, है ना, 128 भी लाए हैं। ठीक है, सेम वीडियो से। और कुछ लोगों ने 90 भी लाए हैं और कुछ लोगों ने 50 भी लाए हैं। ठीक है, क्यों? समय कम था, वीडियोस पूरे देखे नहीं है अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन अब आपके पास आइडियल टाइम है, कब आइडियल टाइम है आपके पास? जून 2023 वाला अटेम्प्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप 50% आपका जो है चीजें कवर हो चुकी हैं, आपको नॉलेज है। और आपका जो मेन पढ़ाई जो है ये आपको भी मालूम है कब स्टार्ट होती है। आपको स्टार्ट होती है कोर्स के डे 1 से। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझिए, ठीक है, कि कोर्स ज्वाइन करने के दिन पहले से ही आपका जो है ये पढ़ाई असली स्टार्ट होता है। आपने बीए में साइकोलॉजी क्या पढ़ी उससे कोई मतलब नहीं, आपने मास्टर्स में क्या पढ़ी उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वीडियोस देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपकी जो असली पढ़ाई है वो इस कोर्स के अंदर ही स्टार्ट होती है ना। अन्यथा आप जो थे अंधकार में जो है आप तीर चलाते हैं वहां पे। ठीक है, और उसका नतीजा आपके सामने था जब भी आपने पहले कभी अटेम्प्ट दिया हो या नहीं दिया हो। ठीक है, तो जून 2023 का जो है आपके पास सुनहरा मौका है। कट ऑफ अभी हाई गया है, कट ऑफ कितना गया है आपका? 190 गया है। ठीक है, ये गया है आपका ईडब्ल्यूएस में। 210 गया है आपका कहाँ पे? अनरिजर्व्ड के अंदर। 188 गया है आपका कहाँ पे? ओबीसी के अंदर आपका। और 170 या 150 ऐसा कुछ तो भी गया है आपका एसटीएन एससी के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको एम कितना करना है? लगभग लगभग एवरेज की बात करें आपको तो 200 ही वहां पे एम करना है ना। 200 प्लस ही आपको जहाँ पे एम करना है पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ उन सवालों को। ठीक है, और निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपकी तैयारी कम थी, 1-1.5 महीना पहले आपने ज्वाइन किया तो इतना ही होगा आपसे। ठीक है, वीडियो सारे देखे नहीं थे आपने तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी देखते हैं आगे उन सवालों को कि कौन से सवाल आप सारे आराम से 50% सवाल आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको आप ध्यान रख लीजिए, ये अब से आपके फेवरेट होने चाहिए क्योंकि ये फेवरेट हो चुके हैं। किसके? ये आपके यूजीसी नेट के भी फेवरेट हो चुके हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री औरोबिंदो। और पहला ही सवाल आपको इनके लिए देखने मिला। ठीक है, उनका आंसर क्या था? वहां पे आंसर क्या था? श्री औरोबिंदो होना चाहिए कि सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर वहीं पे यही था। चलिए ये देखिए, ये वाला सवाल आपको कराया था 2022 में भी आया था, तब बताया था आपको वहां पे पौंडीचेरी और वो सब चीजें। द टर्म इंटीग्रल योगा इज पॉपुलराइज्ड बाय। समग्र योग शब्द पद को किसने लोकप्रिय बनाया है? लोकप्रिय बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो योगा की शुरुआत ही कहाँ से होती है? सुना है आपने अष्टांग योगा पतंजलि का, है ना। तो पतंजलि तो इसको ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की बात भी नहीं है, पणिनि भी यहाँ पे नहीं लगते हैं। श्री औरोबिंदो जो है इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होना चाहिए था। और वैसे भी अगर आपने वीडियोस की 2022 देखी है, वहां इन तीनों का किसी की बात नहीं थी। ठीक है, तो आपको क्या जाना है? जो आपने वीडियोस में पढ़ा है हमेशा आपको उसी से जाना है, तो आपका
आंसर जो है 98% आपको करेक्ट ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, कैसे आंसर करना है आपको, या तो आपने वीडियो में जो चीज पढ़ी है उसको अगर आपको मिल रहा है तो उसको मार्क करिए, या फिर बाकी के 3 ऑप्शन आपको वीडियो में आपने नहीं देखे हैं तो जो चौथा ऑप्शन बचता है आपको हमेशा उसको ही मार्क करना है। ऐसे में आप दोनों साइड से 50 यहाँ से 50 यहाँ से, आप दोनों साइड में आप पॉजिटिव में रहेंगे, आप फायदे में रहेंगे, आपके आंसर गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो श्री अरबिंदो जो था यहाँ पे सिंपल सा आंसर यहाँ पे लागू हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स विथ द वीकेस्ट डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक संबंध की दुर्बलतम डिग्री वाले चर का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हमने बताया था आपको जब हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, तब वहां पे आपको बताया था क्या कि किस प्रकार से ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो वहां भी इस चीज को बताया गया था कि सहसंबंध गुणांक है ये क्या होता है, जितना ये 0 के नजदीक होगा, जितना आपका 0 के नजदीक होगा उतना ये कमजोर होता है, उतना ये दुर्बल होता है, उतना ये वीक होता है। ठीक है, सहसंबंध गुणांक की रेंज क्या होती है, ये होती है आपकी -1.00 से लेके कहां तक होती है, ये होती है आपके +1.00 तक। ठीक है, तो जितनी संख्या इस तरफ जाएगी वो क्या होती जाएगी, वो स्ट्रांग होती जाएगी, ताकतवर होती जाएगी, और जितनी यहाँ पे आएगी, जितनी इस ये आपका 0 है। ठीक है, और जितनी इसके 0 के निकट आएगी उतनी क्या होगी, उतनी वो कमजोर होती जाएगी, उतनी वो वीक होती जाएगी, और उतनी वो दुर्बल होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना कुछ था ही नहीं। 0 के सबसे निकट इन चारों में से कौन सी संख्या है, ये इसको देखिए, अगर आप इसको टेबल में बनाते हैं सबसे निकट संख्या कौन सा है, आपकी सबसे निकट संख्या जो आपकी है वो यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर 4, ये जो है +0.08। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा आपका, अगर मान लीजिए ये 0 है तो +0.08 ये कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ कहीं पे आपका बनेगा। ठीक है, 0 के सबसे निकट है। अब ये देखिए कहाँ बनेगा, +0.75 ये यहाँ पे कहीं बनेगा, +0.75 ये +0.56 ये कहाँ बनेगा, सॉरी -0.56 ये कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा नेगेटिव साइड में, और ये -8.4 ये यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 0 के सबसे निकट कौन सा है, 0 के सबसे निकट ये वाला है जो क्या है हमारा +0.08। ठीक है, ये आपको पीवाईक्यू से कराया हुआ था। अगर आपने इसको गलत किया है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है, इसमें केवल आप ही की जिम्मेदारी है अगर आपने इसको गलत किया है तो। ठीक है, मतलब आपको फिर से पढ़ना है, चीजें आपको अच्छे से देखना है, और अगर आपने सही मार्क किया है मतलब आपने अच्छे से रिवीजन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल, इफ ऑब्जर्वर्स डिसएग्री 15 टाइम्स आउट ऑफ 75, यदि प्रेक्षक 75 में से 15 बार असहमत होते हैं तो अंतः रेटर विश्वसनीयता कितनी होगी। इसको छोड़ देते हैं, ये सिंपल आपका मैथ्स का सवाल जैसा बना दिया है इन्होंने। अगर आपको थोड़ा सा भी गणित का नॉलेज होता, अगर आप इसको पढ़ते तो इसका आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन चलिए अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे देखिए, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 12 ऑन अ टेस्ट, यदि एक परीक्षण में 12 अंक प्राप्त करता है जिसका माध्य 16 है और मानक विचलन 4 है, 1000 बार बताया था इस तरह से बना के कैसे निकालना है, -1.0 आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको टी स्कोर निकाल सकते हैं, आप स्टेनाइन स्कोर निकाल सकते हैं, आप स्टेन स्कोर निकाल सकते हैं, और आप जेड स्कोर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है आपसे जेड स्कोर क्या होगा, जेड स्कोर 6 ही हो सकते हैं, 0 +1 +2 +3 ये होगा, या फिर -1 -2 -3। अगर आप इस प्रकार से कर्व बनाते, मध्यमान कितना था, 16 था, 16 यहाँ पे गिरेगा, डिवीजन कितना है, 4 का है, 20 24 और 28 यहाँ कम करते जाएंगे तो कितना होगा, 12 8 और 4। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि एक छात्र एक परीक्षण में 12 अंक प्राप्त करता है, 12 कहाँ पे है आपका, ये -1 पे है, इस प्रकार से आपका ये सही उत्तर होना चाहिए। ये भी आपको कराया था एग्जाम के चंद लगभग एक वीक पहले, एक वीक पहले आपको सेम सवाल, बस वहां पे हमने क्या पूछा था, आपको टी स्कोर निकालने के लिए दिया हुआ था, और ये भी बताया था उस वीडियो के माध्यम से कि आपको टी स्कोर क्या करना है, टी स्कोर से आपको कैसे अन्य जेड स्कोर वगैरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको बनना चाहिए था बड़े ही आसानी से, -1.00। तो अगर आपने इसको गलत मार्क किया है तो इसमें गलती किसकी है, आपको ध्यान देना चाहिए, फिर से अच्छे से इसको रिवाइज करिए कि क्या होगा, कैसे चीजें होंगी। ठीक है, ओके। तो आपको जो भी आप वीडियोस में देख रहे हैं, आप मान के चलिए आपको उनको अच्छे से देखना है और उनसे बिल्कुल भी आपको डिविएट नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यूटिलिटी ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। आधे घंटे 1 घंटे का आराम से लेक्चर बनाया था आपके लिए ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के ऊपर।
शब्दार्थ विभेदक मापनी, इसमें हम क्या निकालते हैं, कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें हम संप्रत्यय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, संप्रत्यय किस प्रकार का होता है, क्या होता है, पूरा उस वीडियो के अंदर दिया हुआ है ना, आप लोग ने देखा भी है उसको। फिर भी अगर आपने इसको गलत किया है तो इसमें आपको की जरूरत है और अच्छे से रिवाइज करने की चीजों को, कि उपयोगिता निम्नलिखित में से किसके प्रासंगिक नहीं है। हिंदी में प्रश्न थोड़ा सा टफ इन्होंने बना दिया है और यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है कंटिंजेंट, जो भी थोड़ा सा टफ है, आम बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रश्न इस वजह से आपका ये टफ बन गया है। अगर इसकी भाषा थोड़ी सी अलग होती, कंटिंजेंट की जगह यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा होता, या फिर उन्होंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया होता निर्भर, है ना, निर्भर, या फिर आपको लिख दिया होता यहाँ पे डिपेंडेंट, तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता ऑटोमेटिकली। तो मतलब अगर अभी आपने गलत किया है तो चांसेस कम हो जाते हैं कि आप डिपेंडेंट या निर्भर देखने के बाद आप इसको गलत करते, है ना। मतलब यही होता है, कंटिंजेंट का मतलब क्या है, डिपेंड, निर्भर, प्रासंगिक भी यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, प्रासंगिक उतना हम आम बोलचाल की भाषा में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन निर्भर का हम करते हैं। चलिए पढ़िए ऑप्शन यहाँ पे, फाइंडिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव पेयर, मीनिंग ऑफ द वर्ड, लेंथ ऑफ आइटम, कंटेक्चुअल डिफरेंस ऑफ आइटम्स, उपयुक्त विशेषक युग्मों की तलाश, शब्दों के अर्थ, मापनों में मदों की लंबाई, मदों का सांदर्भिक संकेतार्थ। क्या पूछ रहे हैं, शब्दार्थ विभेदक मापनी की उपयोगिता, मतलब इसका इस्तेमाल, इसका यूज, इसकी यूटिलिटी निम्नलिखित में से किस पे निर्भर नहीं है या किसके प्रासंगिक नहीं है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट कंटिंजेंट अपॉन। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, उपयुक्त विशेषक युग्मों की तलाश। अरे ये कैसे इस पे निर्भर नहीं है, ये तो इस पे ही निर्भर है ना, कि आप यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट है, बताया था आपको, इस तरफ क्या लिखा हुआ है अच्छा, इस तरफ क्या लिखा हुआ है बुरा, है ना, तो इस पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है ये, तो ये तो सही है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब शब्दों के अर्थ, है ना, इस पे डिपेंड करता है यहाँ पे क्या आपका कंसेप्ट है, यहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके उसी को जानने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों के अर्थ के लिए भी। ठीक है, मदों का सांदर्भिक संकेतार्थ, ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल होगा, ये भी उपयोग में लाएंगे हम, क्योंकि इसकी तो बताया था ना कि ऐसे आपके जो एडजेक्टिव पेयर है, जो आपके विशेषक युग्म है, वो ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट से कोई मेल ना खाएं। ठीक है, वीडियो में बताया था कि हमको जो पेयर लेना है, युग्मों की तलाश, मतलब विशेषक युग्म लेना है, वो भी इसी प्रकार से लेना है कि क्या करें, वो वर्ड से संबंधित हो, है ना, ऐसे हमको उटपटांग अजीबोगरीब नहीं ले लेना है। लेकिन हमने वहां पे किसी की बात नहीं की थी, किसकी बात नहीं की थी, लेंथ ऑफ द आइटम्स इन द स्केल, मापनी में मदों की लंबाई की बात हमने नहीं की थी। ठीक है, कितने होने चाहिए आपके लंबाई, ठीक है, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, इस लेंथ की हमने बात वहां पे नहीं की थी। ठीक है, तो ये आपका डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा बोल रहा है सवाल। शब्दार्थ विभेदक मापनी की उपयोगिता निम्नलिखित में से किस पे निर्भर नहीं है। ठीक है, किसके प्रासंगिक नहीं है, मापनी में मदों की लंबाई, आप एक भी रख सकते हैं, पांच भी रख सकते हैं और 50 भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस डिफरेंशियल स्केल के ऊपर। ऐसा ये प्रश्न पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझते, ये आपको बताया था, ये बताया था, ये बताया था, तो अगर आपको तीन चीजें बताई गई थी उस वीडियो के अंदर और एक चीज आपको नहीं बताई थी, तो आप किस पे मार्क करेंगे आप, बट ऑब्वियस है कि आप जो चीज नहीं बताई गई है उसी को सही मानते हुए आप यहाँ पे मार्क करेंगे। अभी नहीं किया, आगे ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से सवाल दिखता है तो ठीक है। हाँ, अगर आपको चारों ही ऑप्शन आपने पहली बार देख रहे हैं तो वहां पे आप अपना लगाइए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कुछ देखा है तो उस आधार पे आप जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, लेंथ ऑफ द आइटम्स इन द स्केल, मापनी में मदों की लंबाई, यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए और आपको इसी को मार्क करना चाहिए था। अगर नहीं मार्क किया है तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे से ऐसी चीजें ना करें। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए अगला सवाल, उपबलकुटीय तंत्र की कौन सी संरचना भय संबंधी भावात्मक व्यवहार के निमंत्रण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी होगी। Which structure of limbic system is mostly responsible for controlling the emotional behavior। पूरा लिम्बिक सिस्टम पढ़ाया था, पूरा उपबलकुटी तंत्र पढ़ाया है, सिंगल गायरस की बात नहीं है, मेमिलरी बॉडी की बात नहीं है, हिपोकैम्पस की बात नहीं है, कौन सी बात करता है, आपका एमिगडाला बात करता है। ठीक है, आपका भय संबंधी भावात्मक व्यवहार कहाँ से निर्भर कर देंगे, आपके एमिगडाला पे आपके ये निर्भर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एमिगडाला। अगर आपने एमिगडाला मार्क किया है मतलब आप सही देख रहे हैं, सही चीजों को आप रिवाइज कर रहे हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है इस सवाल के अंदर, पर्टिकुलरली ये सवाल। अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ऐसे सवाल आप गलत ना करें। ठीक है, वीडियो में आप काफी सारी चीजें सीख रहे हैं, इस प्रकार से आप गलतियां ना करें। एमिगडाला यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, REM स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। निम्नलिखित दशाओं में से कौन REM निद्रा की विशेषता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, REM में पढ़ा आपने, तो क्या कभी आपने हिस्टामाइन सुना? नहीं। क्या कभी आपने फ्लिप फ्लॉप सुना? नहीं। क्या कभी आपने उल्पा सुना? नहीं। क्या कभी आपने पीजीओ वेव सुना? नहीं। लेकिन आपने एक चीज तो सुनी ना, तरंगे, वेव्स। वेव्स के बारे में तो मालूम है आपको कि हम जब भी एनआरईएम की बात करते हैं तो उसमें हमको तरंगे दिखती हैं, आरईएम की बात करते हैं तो उसमें हमको तरंगे दिखती हैं। तो आप ये तीनों क्यों मार्क करेंगे, आप ये बताइए। सवाल यहाँ पे ये उठता है। ठीक है, अगर आपने ये मार्क किया है बिल्कुल सही है, पीजीओ वेव्स से संबंधित होते हैं आपके आरईएम से। मतलब इस बार उन्होंने क्या किया, जितना डिटेल में पढ़ा उससे और डिटेल में उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तरंगे तो आपको कम से कम, आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन आपको ये मालूम है कि हाँ तरंगों की बात होती है कुछ ना कुछ, है ना, यानी कुछ ना कुछ संबंध इनसे होगा। ठीक है, तो आप उल्पा क्यों मार्क करेंगे, फ्लिप फ्लॉप क्यों मार्क करेंगे, आप हिस्टामिन क्यों मार्क करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप, अगर आपने इसको मार्क किया है तो बिल्कुल सही बात है। आपको वीडियो से भटकना नहीं है, जो बताया गया है वो सत्य है, उसी से आपको निर्भर रहना है। पीजीओ वेव्स यहाँ पे सही उत्तर होता है। अगर आपने इसको मार्क किया है तो बहुत बधाइयाँ आपको। और अगर आपने अपने मन से इन तीनों में से कुछ भी मार्क किया है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसे ना करें, पीजीओ वेव्स जो है आपको जो बताया गया है उसको ही मार्क करें। ठीक है, अभी हम कौन से सवाल डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो आप वीडियोस के माध्यम से सीधे सीधे तौर पे आप इसको मार्क कर सकते थे। पेपर जो था आपका टफ था, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, सीधे सीधे जो आप मार्क कर सकते थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, तीव्र नकारात्मक संवेग अनुभव करने वाला व्यक्ति उस संवेगी घटना को स्मरण करने में विफल हो जाता है, किस रूप में जाना जाता है? फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, रिट्रीवल फेलियर, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग ड्यू टू डीके। आपके मेमोरी टॉपिक से है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। हस्तक्षेप के कारण विस्मरण कैसे होगा? प्रतिनयन विफलता, तो रिट्रीवल तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभिप्रेरित विस्मरण इसका उत्तर होगा। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, है ना, यहाँ तो कोई डीके है ही नहीं, इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, तो क्षय के कारण विस्मरण ये बात भी नहीं है। ना, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया है तो आप सही चीज को आप रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज आपको जो है फिर से चीजों को देखना होगा, रिवाइज करना होगा सारे लेक्चर्स एंड वीडियोस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रश्न बड़ा ही आसान सा था, बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, आपको केवल समझना था वो कहना क्या चाह रहे हैं। अ पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस्ड एन इंटेंसिव नेगेटिव इमोशन। आपने मान लीजिए जीवन में कुछ एक बहुत ही दुखद घटना, मान लीजिए आप जहाँ पे एक व्यक्ति है, पर्सन ए, उसने क्या कर दिया, कोरोना में अपने माता और अपने पिता दोनों को खो दिया। ठीक है ना, इतना भय उसने, तीव्र नकारात्मक संवेग अनुभव करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसने क्या किया, इतनी नेगेटिव इमोशन हो गया कि उसने माता पिता को खो दिया। उस संवेगी घटना को स्मरण करने में विफल हो जाता है, फेल्स टू रिकलेक्ट द इमोशनल इवेंट, है ना, वो चाहता ही नहीं है कि उसको याद आए, है ना, वो कोविड की जो है कभी बात करेगा ही नहीं, कोरोना की जो है कभी बात करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरित विस्मरण, वो मोटिवेटेड है, वो उस चीज को भूलना चाहता है, उसने अपने जीवन में बहुत दर्दनाक, बहुत नकारात्मक इमोशन को यहाँ पे फेस किया था, वो उसको भूलना चाहता है। आप ये समझिए, वो उसको कभी क्यों याद करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस कोई नहीं है। मान लीजिए 5 साल बाद कुछ और बीमारी आ जाती है ना, कुछ फ्लू वगैरह आ जाता है, तो उस वजह से इंटरफेयर हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। रिट्रीवल फेलियर, इतना बड़ा नेगेटिव इवेंट है, वो क्या कैसे भूल सकता है, उसने माता पिता को खो दिया, कैसे भूल सकता है वो, है ना। या फिर ड्यू टू डीके, ये भी मतलब गलत बात है, बड़ा ही आसान सवाल था यहाँ पे। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग जो है इसका सही उत्तर होगा, अभिप्रेरित विस्मरण इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपने ये मार्क किया है तो सही बात है, अदरवाइज आपने गलती की है इस प्रश्न के अंदर। 1 2 4 में से कुछ भी मार्क किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए अगला सवाल, ये तो सेम सवाल आपको, यही सेम एग्जांपल आपको बताया गया था कहाँ पे, वीडियोस के अंदर भी। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर है इसका सबलिमिनल परसेप्शन, अवचेतन प्रत्यक्षण। ठीक है, वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, आप लोगों ने गलत मार्क किया है तो आप देखिए। द टेंडेंसी ऑफ अ कंज्यूमर टू डिसाइड ऑन बाइंग अ प्रोडक्ट दैट वाज रिपीटेडली अपीयरिंग ऑन टीवी एट्रीब्यूटेड टू। टेलीविजन के पर्दे पर बारंबार प्रदर्शित उत्पाद को खरीदने का निर्णय करने की उपभोक्ता की प्रवृत्ति का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये आपका काम करता है सबलिमिनल परसेप्शन। ये आपका पीवाईक्यूज में रिपीट हुआ है, प्लस अपने कोर्स के वीडियोस में भी इसको देखा हुआ है। ठीक है, तो इसको गलत कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है, अच्छे से आप रिवाइज करें, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है उस पर ध्यान दें। ठीक है, सबलिमिनल परसेप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, अवचेतन प्रत्यक्षण की बात हो रही है, सीधा सीधा कोर्स
वीडियो, PYQ जो भी आप समझना चाहें, उससे ये सवाल आया हुआ है। सेम टू सेम आपका पूरा कॉपी इसके साथ भी। याद करिए वो वाला एग्जांपल आपका कोका कोला वाला, आप थिएटर हॉल में बैठे हैं और कोका कोला का एड चल रहा है, ठीक है। इसका आपके उत्पाद की प्रभाविता से कोई मतलब नहीं है, उत्पाद की कीमत से कोई मतलब नहीं है और उत्पाद की उपयोगिता से भी कोई मतलब नहीं है। केवल क्या है, ये सबलिमिनल परसेप्शन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए अगला सवाल, ब्रेन लेसन्स ऑफ सब कॉर्टिकल रीजन्स प्रोड्यूस बाय पासिंग। चलिए इसको छोड़ देते हैं, वैसे इसका आंसर रेडियो फ्रीक्वेंसी लेसन से बनना चाहिए था आपसे, लेकिन लेसियन तो कराया हुआ है आपको, है ना। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी देखिए, पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एन इंसुलेटेड, जाने दीजिए इसको, डायरेक्ट सवाल देख लेते हैं पहले। ये देखिए अगला सवाल सीधा सीधा, द लाइट सेंसेशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट विजुअल फील्ड ट्रेवल्स टू विजुअल कॉर्टेक्स। आपके V1 में कैसे आती है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट विजुअल फील्ड ट्रेवल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू LGN, ये बताया है आपको वीडियो में ना, LGN, ठीक है। ये बताया है आपको ऑप्टिक रेडिएशंस। NTA ने आखिरकार 1 और 3 दोनों को आंसर मान लिया है ना, LGN को भी मान लिया है आंसर और ऑप्टिक रेडिएशंस को भी मान लिया है, ठीक है ना। दोनों ही सही उत्तर है इसका, लेकिन आपने क्या देखा था, आपको मेन क्या याद होगा, आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन आपको LGN याद होगा। सुपीरियर कॉलिकुलस यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सीधा सीधा आंसर आपको मिलता है, पार्श्विक जानुनत केंद्रक, ठीक है। बाएं और दाएं दृष्टि क्षेत्र से प्रकाश संवेदन निम्नांकित किसके माध्यम से दृश्य संदर्भ की ओर आते हैं, किसकी ओर से आते हैं, आपके LGN, और नोट कर लीजिएगा आपके ऑप्टिक रेडिएशंस के माध्यम से आते हैं, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स तक ट्रेवल करते हैं। सीधा सीधा सवाल था, आपको 1 मार्क करना था, तीनों में से कुछ भी मार्क किया है तो अच्छी बात नहीं है। ये देखिए अगला सवाल, कितनी बार बताया था आपको ये सवाल, स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग अ मैकेनिकल गैजेट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रबल शूटिंग एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, मीन्स एंड एनालिसिस। यांत्रिकीय गैजेट उपकरण के संचालन हेतु चरणबद्ध अनुदेशन निम्नांकित किसका उदाहरण है। फिर से पढ़िए, यांत्रिकीय गैजेट, मान लीजिए एक मोबाइल है, के संचालन हेतु चरणबद्ध अनुदेशन निम्नांकित किसका उदाहरण है। गड़बड़ी दूर करना, ट्रबल शूट नहीं करेंगे आप, स्वतः शोध प्रणाली, कोई ह्यूरिस्टिक की बात नहीं है, साधन समाप्ति विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस की बात भी नहीं है, ठीक है। कि आप बैक से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग अ मैकेनिकल गैजेट। पहले आपने उसको मोबाइल को खोला, देन एक सिम लगाई, देन स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो किसका किसकी वजह से होगा, ये एक एल्गोरिथम है, कलन विधि है, ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ संचालन कर रहे हैं, ठीक है। तो बताया है आपको हमेशा एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप 1 होगा प्लस देन स्टेप 2, यहाँ लिखा हुआ है ना स्टेप चरण, चरणबद्ध, तो चरण 1 करेंगे आप, फिर चरण 2 करेंगे, फिर चरण 3 करेंगे, है ना। तो एक एल्गोरिथम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको सीधे सीधे मिल जाता, वीडियो के माध्यम से एल्गोरिथम की बात हो रही है, क्योंकि आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आपको बनाना है रोटी, रोटी बनाना है तो क्या करेंगे आप, मीन्स एंड एनालिसिस का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। सीधे तवा आप गरम करने रख देंगे और फिर यहाँ पे आप जो है गेहूं पीसने ले जाएंगे और या फिर आप आटा सानेंगे, वैसे यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एल्गोरिथम के माध्यम से जाएंगे आप, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आप पहले जो है आटा निकालेंगे, देन उसको गूंथेंगे, देन क्या करेंगे आप उसका आप बेल के उस पहले बेलेंगे, देन उसके बाद रोटी तवे पे रखेंगे एंड देन जाके आपकी रोटी बनेगी। स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन करेंगे आप उस चीज के साथ, है ना। तो यहीं पे आपको क्या दिया हुआ है, एक मैकेनिकल गैजेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी शॉर्टकट से ह्यूरिस्टिक अप्रोच, किसी भी शॉर्टकट से आप चाहे फॉर्मल हो, ह्यूरिस्टिक हो, चाहे इनफॉर्मल हो, कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोटी बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से आपको जाना होगा। तो ये एल्गोरिथम का उदाहरण होता है, ठीक है। प्लीज अगर आपने इसको मार्क किया तो अच्छी बात है, नहीं मार्क किया है तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िए। अगला सवाल, व्हेन अ पर्सन हु नीड्स टू यूज अ टूल इन अ नोवल वे बट कैन नॉट डू, ये भी बताया हुआ है, इट इज एट्रिब्यूटेड टू। ये सवाल कोई कैसे गलत कर सकता है ना। और अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं, ठीक है। अगर ये आपने गलत किया है तो लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं, लैक ऑफ मोटर स्किल नहीं, फंक्शनल फिटनेस की बात होता है। प्रकार्यात्मक आबद्धता, ये बताया था आपको कि आप क्या कर रहे हैं, माचिस का केवल आप या फिर किसी एक बोतल का इस्तेमाल आप केवल पानी पीने के लिए कर रहे हैं, माचिस का केवल आप जलाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको आप नवीन रूप से नोवल वे में उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, नवीन तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप रिमोट को है, टीवी का रिमोट है, उससे केवल टीवी ही चालू कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई छोटा सा खीला ठोकना है दीवार के अंदर, उसके लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है आपकी फंक्शनल फिक्सनेस,
ठीक है, ये भी आपको बताया हुआ था, कराया हुआ था सीधे सीधे। ये भी अगर आपने गलत मार्क किया है तो अच्छी बात नहीं है, सीरियस हो जाइए। ये देखिए, ये सवाल भी बताया हुआ है, कराया हुआ है। एन इंडिविजुअल एनकाउंटरिंग प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इज प्रोन टू सफर फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन बिकॉज, लंबे समय से तनाव का सामने करने वाला व्यक्ति त्वचा संक्रमण से ग्रसित हो सकता है क्योंकि, ठीक है, हमको मालूम है कि हमको लंबे समय से तनाव है, हमको त्वचा संक्रमण होगा, हमको क्यों होगा, क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्लोज इनटू द ब्लड कॉजिंग डैमेज टू द स्किन। क्या अभी कभी आपने लेक्चर में सुना ये कि आपको ये ब्लड में जा रहा है, स्किन डैमेज कर देगा? ये आपने कभी नहीं सुना, तो आप इसको कैसे मार्क कर सकते हैं? एड्रेनलिन रिलीज इनटू ब्लड एब्जॉर्ब्स द विटामिन बी दैट इज नेसेसरी फॉर नरिशिंग द स्किन। क्या कभी भी हमने आपकी रक्त में छोड़ा गया एड्रेनलिन, क्या आपको रक्त में छोड़ा हमने एड्रेनलिन कभी छोड़ा? विटामिन बी को सोख लेता है जो त्वचा के पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या कभी हमने तो आपकी त्वचा की, आपकी स्किन की केयर की आपकी, या कभी आपको बताया कि आपको स्किन की, त्वचा आपको ऐसे ध्यान रखना है? ये भी कभी नहीं बताया आपको, तो इसको क्यों मार्क करेंगे आप? है ना, इसको मार्क आप नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखिए, रक्त में छोड़ा गया कोर्टिसोल डब्ल्यूबीसी में टी और बी कोशिकाओं, हजार बार बताया होगा आपको, टी और बी कोशिकाओं की बात होती है जब भी स्ट्रेस आपका आएगा। कोर्टिसोल रिलीज इनटू ब्लड कॉजेज डैमेज टू द टी एंड बी सेल इन द डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल में आपके टी एंड बी सेल का नुकसान होता है, ये बताया था ना आपको, तो यही इसका सही उत्तर है। अगर आपने इसको मार्क कर दिया होता, लेक्चर से आप भटके नहीं होते, तो आप इसको आराम से मार्क कर सकते थे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स गेट डिपॉजिटेड इन द स्किन ड्यू टू स्ट्रेस। तनाव के कारण त्वचा पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जमा हो जाता है। ठीक है, त्वचा पे कैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जमा होगा? ये कभी नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कॉर्टिसोल रिलीज इनटू ब्लड। कॉर्टिसोल क्या है? एक हार्मोन है, आपके ब्लड में आता है। हार्मोन कहाँ आता है? हमेशा आपके रक्त में आता है। और किसको डैमेज कर देता है? टी और बी सेल को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो अगर आपने 3 मार्क किया है तो आपको बधाई, और अगर आप चेक कर पा रहे हैं और आपने 1 2 4 में से कुछ भी मार्क किया है तो आपको नमस्ते। ठीक है, बिल्कुल भी गलत बात है अगर आपने 1 एंड 2 और 4 मार्क किया है तो। ये सब तो आपने कभी सुना ही नहीं, तो जो आप सुना ही नहीं उसको आप मन मर्जी से कैसे मार्क कर देंगे आप, ये बताइए। आप वहां पे अपना 2 मार्क्स का नुकसान कर लेते हैं। जो चीज सुनी है या तो उसको मार्क करिए अगर 4 में मिल रही है तो, है ना, तो फिर ऐसा मत करिए आप। ठीक है, इस वजह से आप लोग के जो है नंबर कम आते हैं, नंबर कटते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज इनटू ब्लड कॉजेज डैमेज टू टी एंड बी सेल। ठीक है, ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्लोज इनटू द ब्लड, ये ब्लड में नहीं आता है, ये आपको पिट्यूटरी को, ये बाद में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ये आज का आंसर नहीं है। ठीक है, और आपने अगर ये भी कब सुन लिया वो भी बताइएगा हमको, सीआरएफ आपने कब सुना वो बताइएगा। यहाँ पे देखिए, सेम सवाल पूरा का पूरा रिपीट 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 नहीं, मतलब कोर्स से पूरा आपका, वीडियो से आपका पूरा सेम सवाल। वहां बताया था आपको ये 3 चीजें याद कर लीजिए, वही 3 चीजें आपको आ गई यहाँ पे, आपने लेकिन ध्यान नहीं दिया। हार्डीनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ इवेंट्स, द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट फॉर हार्डी पर्सनैलिटी। हार्डीनेस की जब हमने बात की थी, जीवन की घटनाओं की व्याख्या में सम्मिलित 3 संज्ञानात्मक कारकों का सम्मिश्रण है। इनमें से कौन सा हार्डी व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे आपको 3 सीज बताए थे, आपको बोला था इसको याद कर लीजिए। 3 सीज बताए थे वहां पे, और 3 सी में आपने क्या नहीं किया? इनमें से नियंत्रण, सामना करना, चुनौती या फिर प्रतिबद्धता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? हमने वहां कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, हमने वहां चैलेंज के बारे में पढ़ा, हमने वहां कमिटमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने कोपिंग के बारे में वहां पे नहीं पढ़ा। ठीक है, ये 1 3 एंड 4 वहां पे कराया हुआ था, नियंत्रण, चुनौती, प्रतिबद्धता ये बताया हुआ था। कोपिंग की हमने बात कभी नहीं की थी कि हार्डी हार्डी पर्सन में ये बात होगी। ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, सामना करना की बात यहाँ पे नहीं होगी, कोपिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होना चाहिए था। अगर आपने यहाँ से 1 3 एंड 4 में से कुछ भी मार्क किया है तो आपको रिवीजन की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोपिंग इसका सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, ये भी आपको बताया हुआ है, कराया हुआ है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की, संज्ञानात्मक असंवादिता की बात की, सिद्धांत थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट एटीट्यूड चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, सवाल ये पूछ रहा है, ये बताता है कि आपका जो एटीट्यूड चेंज है ये क्यों बदलता है, अकर होता है इस वजह से। डिस्टेंस बिटवीन वंस बिलीफ एंड बिहेवियर, ये तो ये बात हो गई। रिडक्शन ऑफ द अनप्लीजेंट अराउजल पीपल एक्सपीरियंस व्हाइल दे एंगेज इन अ बिहेवियर देन देयर एटीट्यूड।
अपनी अभिवृत्ति से टकराव वाले व्यवहार करते समय लोग अप्रिय उत्तेजन अनुभव को घटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, क्योंकि क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पे, एक्सप्लेन्स दैट एटीट्यूड चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, आपकी अभिवृत्ति में बदलाव क्यों होता है? क्योंकि अपनी अभिवृत्ति से टकराव वाले व्यवहार करते समय, आप ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, आपके एटीट्यूड से टकराव कर रहा है समय, लोग अप्रिय उत्तेजन अनुभव को घटाने के लिए क्या करते हैं? एटीट्यूड चेंज करते हैं। ऐसा कौन एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करती है आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देते, कंफ्यूज नहीं होते। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल मतलब के नहीं है। किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा टकराव, तीसरा पक्ष आता कहाँ पे है? कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर हमने थर्ड पार्टी की बात कभी की कहाँ हमने ना। आ स्ट्रेटेजी इन विच पीपल क्रिएट ऑब्स्टिकल टू सक्सेस सो दैट पोटेंशियल फेलियर कैन बी ब्लेम, ये भी बात नहीं है। सेकंड थर्ड में आपको कंफ्यूजन था, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए अगर आप थोड़ा सवाल अच्छे से पढ़ते कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट एटीट्यूड चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों होता है? इस वजह से होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर देखिए, सोशल लोफिंग को परिभाषित किया गया है। कितनी बार आपने किया होगा सोशल लोफिंग? पीवाईक्यूज में, वीडियोज में। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही उत्तर है। योगज कार्यों में समूह के सदस्यों के धीमे पड़ जाने अथवा प्रयास कम करने की प्रवृत्ति, जिससे अपने साथ करने में समूह अपर्याप्त रह जाता है। एक तो इनको जो है क्वेश्चन पूरा लिखने में भी जोर आ गया है ना, पूरा दे नहीं पाया क्वेश्चन। द टेंडेंसी बाय ग्रुप मेंबर्स टू स्लैक ऑफ एंड रिड्यूस देयर एफर्ट ऑन एडिटिव टास्क व्हिच ग्रुप्स आउटपुट टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल। ग्रुप को जो काम करना है उसमें सोशल लोफिंग आप दिखा देंगे तो जो है आप काम करने से बचाव चाहते हैं, आप वहां पे काम चोरी चाहते हैं। जैसे आप काम चोरी चाहते हैं कि आपके 100 सवाल सही हो जाएं लेकिन आप रिवाइज कम करें। ठीक है, रिवाइज आप ना करें अच्छे से, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको आप ना पढ़ें, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और जो बताया जा रहा है केवल वही करें। अपने मन से मार्क करेंगे आंसर गलत होगा ही। ठीक है, इतने सारे सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, सीधे सीधे आपने इनके आंसर सही करने थे। अगर आपने गलत किया है तो आप समझ जाइए फिर, ठीक है, कि आप सीरियस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ये भी आपको बताया था डिसीजन के बारे में, ग्रुप डिसीजन कब लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामूहिक रूप में निर्णय करने की तकनीक है? विचार मंथन, क्रम सूचक समूह तकनीक, जोखिम शिफ्ट, यादृच्छिक शिफ्ट। देखिए ये तो आपको मालूम है, रिस्की शिफ्ट रैंडम शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप डिसीजन यहाँ बनाने की बात हो रही है। ठीक है, निर्णय करने की तकनीक कैसे लेंगे हम डिसीजन, वो पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि डिसीजन लेने के बाद आप रिस्की शिफ्ट हो गया है या रैंडम शिफ्ट हो गया है। जैसे बताया था ना, वहां पोलराइजेशन के माध्यम से आप क्या होता है, ग्रुप एक तरफ बह जाता है, एक तरफ बह जाता है। ठीक है, और डिसीजन ले लेता है, फैसला वहां पे ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 50-50 में आप आ गए थे। थर्ड फोर्थ मार्क कर रहे हैं तो आप रिवाइज करिए अच्छे से। 1 एंड 2 में से आपको फंसना था यहाँ पे, और आपको किसको मार्क करना था? आपको विचार मंथन को मार्क करना था। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्रम सूचक समूह तकनीक यहाँ संबंध नहीं है इससे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कोई भी अगर समूह है, यहाँ पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति समूह में बैठे हैं, क्या करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। इनका ब्रेन, इनका ब्रेन, इनका ब्रेन, इनका ब्रेन, क्या करेंगे? अपने विचारों का यहाँ पे मंथन करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप भी मंथन करिए अपने बारे में। ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका सही उत्तर होगा। इतने सारे सवाल आपको सीधे सीधे देखने मिल रहे हैं। ठीक है, आगे अभी और मिलेंगे, उनको भी देखते हैं। चलिए, ये अभी के लिए आखिरी सवाल यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको कितने सारे सवाल देखने मिले सही? आपने अगर इनमें से कुछ भी गलत मार्क किया है जो बताया गया है, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट मिल रहे थे, प्लीज सीरियस हो जाइए और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। सारी चीजें आपको वीडियो से ही मिल रही हैं, यहाँ वहां से आप मार्क ना करें, कुछ भी चीजें आप उठपटांग अपने मन से मार्क ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ मिलग्राम्स स्टडी। कितनी बार पढ़ाई है आपको मिलग्राम स्टडी? मिलग्राम अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? Many people will obey an authority figure even if innocent people get hurt. अनेक व्यक्ति किसी प्रकार, अनेक कैसे दिख रहे हैं हिंदी? अनेक व्यक्ति किसी प्राधिकारी की आज्ञा तब भी पालन करेंगे जब उससे किसी निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचे। ये एंटी वालों को जो है सेंटेंस फ्रेम करना भी नहीं आ रहा, जो मन मर्जी आ रहा है लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। अनेक व्यक्ति जो है किसी प्राधिकारी की आज्ञा तब भी पालन करेंगे जब उससे किसी निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान हो।
ठीक है। मैनी पीपल विल ओबे एन अथॉरिटी फिगर इवन इफ इनोसेंट पीपल गेट हर्ट। ठीक है, अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, अगर उनको नुकसान पहुंच रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अथॉरिटी फिगर को क्या करेंगे, वो ओबे करेंगे। ऐसा ही मिला था हमको, कहाँ से, मिलग्राम की स्टडी से हमको यही नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे सवाल आपके, 10-15 सवाल तो आपके लगभग यहीं पे हो गए। हम 30 तक आ चुके हैं। 30 में आपको 10-15 सवाल तो आपको ऐसे ही मिल गए जो आपको डायरेक्ट बनने चाहिए थे आप, है ना। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, कुछ आपको देखने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ वहाँ। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना था कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, आगे भी आज चलेंगे, आगे बात करेंगे और ऐसे ही प्रश्नों की कौन कौन से सवाल थे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा आप लोग जो है सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।